साथ ही यूपी होमगार्ड के अंदर आप लोगों का पूरा जो पेपर होने वाला है वो 100 नंबर का जीके का ही होने वाला है। जीके के अंदर आप लोगों के जो मेन पोर्शन है यूपी जीके और स्टैटिक जीके, यहाँ से आप लोगों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टैटिक जीके को पूरे तरीके से डिटेल में देखने वाले हैं कि भैया स्टैटिक जीके के कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। उससे पहले होमगार्ड की भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन पे हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा है उनके लिए बता दूं कि आप लोगों को फॉर्म फिल करते समय किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। आप लोगों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। जिन लोगों ने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि यूपी पुलिस की चाहे एसआई की भर्ती हो, चाहे होमगार्ड की भर्ती हो, चाहे आने वाली कांस्टेबल की भर्ती क्यों ना हो, जब तक आप लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आप लोगों की ये वैकेंसी 10वीं से है, तो आप लोगों के पास 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट दोनों होना अनिवार्य है। अब क्या है कि पिछले जो कुछ बच्चे हैं उनके पास में मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होंगे, क्योंकि पहले मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग ही मिलते थे। अभी जो बच्चे 10th करके आए हैं पिछले 4-6 साल में, उनके पास दोनों कंबाइंड होंगे, तो आप लोग दोनों जगह पे कंबाइंड ही अपलोड कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है आपके पास में, कोई फोटो आईडी होनी चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो आपके पास में, चाहे डीएल हो, चाहे पासपोर्ट हो, कुछ भी हो, बट फोटो आईडी आपका आपके पास में होनी चाहिए, चाहे पैन कार्ड हो वो भी यहाँ पे चलेगा। तीसरी बात, आप लोगों की ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी जो है आप लोगों की कैसी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे जनरल से हैं, चाहे ओबीसी से हैं, चाहे एससी से हैं, चाहे एसटी से हैं, आप लोगों के पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले आप लोग हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट का मूल निवास आपके पास में है, उसी डिस्ट्रिक्ट में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग रहने वाले लखनऊ के, कानपुर से जाके फॉर्म भर दो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको हर एक कैंडिडेट को, मैं पहले बोल रहा हूं, चाहे आप जनरल क्यों ना हो, आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई बंदा ओबीसी से है, एससी से है और एसटी से है, तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो अपना तैयार करवा के रख लेना है, वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लोगों का अपलोड होगा। तीसरा, अगर आप लोग इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में उसमें फॉर्म डालने वाले, ईडब्ल्यूएस वाले क्राइटेरिया में आप लोग आने वाले हैं, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना भी आप लोगों के पास अनिवार्य है। ये भी आप लोगों को साथ के साथ फॉर्म फिल करते समय ही अपलोड करना पड़ेगा, वरना इसका आरक्षण आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। तीसरा, अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम करता है, तो उस दफ्तर से एनओसी आपको लाके देनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई करता है तो। ये तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास में नहीं है, तो आप लोग होमगार्ड का फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर ले रहे हैं, ठीक है ना। बात आती है कि भैया इसका होमगार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का क्या पैटर्न रहेगा उस पर मैं अभी आगे चल के बात करूंगा। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि 10वीं की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट वगैरह, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, ये फिजिकली चेक किए जाएंगे, ठीक है ना। उसी दिन आप लोगों का पीएचटी होगा, ठीक है ना, फिजिकल मेजरमेंट, ठीक है। उसको बताऊंगा कि किसके लिए कितनी हाइट चाहिए, किसके लिए कितना चेस्ट चाहिए, वो सब पे भी बात करेंगे। उसके बाद आप लोगों का होना है फिजिकल एग्जामिनेशन। जिस दिन पीएचटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसी दिन आप लोगों का पीईटी होगा, ठीक है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आप लोगों से दौड़ लगवाई जाएगी, ठीक है ना। बेसिक क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दी, इसके लिए 10th पास होना अनिवार्य है। जो बच्चे 10th कर रहे हैं या जिन बच्चों का 10th का मार्कशीट अभी नहीं आया है, वो बच्चे इस फॉर्म को फिल मत करना, कोशिश भी मत करना, कर नहीं पाओगे। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 10वीं पास कर चुके हो और आपके पास आपका सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। अगली बात एग्जाम पैटर्न की मैं कर लूं, तो भैया पूरे के पूरे जीके के 100 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, मतलब 100 नंबर का आप लोगों का पेपर रहने वाला है। और इसको करने के लिए 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे। दूसरी बात, आप लोगों को 25% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप लोग 25% अंक नहीं ला पाते तो आप लोग आगे वाली जो स्टेज है, मतलब पीएचटी और पीईटी में नहीं जा पाएंगे। मतलब 100 में से कम 25 क्वेश्चन आप लोगों को सही करने पड़ेंगे। दूसरी बात, एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे आप सब लोगों के लिए ये है कि यहाँ पर नकारात्मक अंक नहीं है, मतलब गलत प्रश्न अगर आप लोग करके आते हैं तो आप लोगों के अंक नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। अब बात अगर करें कि भैया इसके फिजिकल मेजरमेंट किस तरीके के रहेंगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया किसके लिए, पुरुष के लिए। जो कैंडिडेट, पुरुष कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और एससी हैं, उनकी मिनिमम हाइट 168 68 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कम से कम 168 सेंटीमीटर
होनी चाहिए, और उनका जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए, ठीक है ना। जो एसटी कैंडिडेट है उनकी कम से कम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उनका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, फुलाव चाहिए ही चाहिए। जो महिला कैंडिडेट है, महिलाओं में जो कैंडिडेट जनरल से हैं, ओबीसी से हैं और एससी से हैं, उनकी जो हाइट है कम से कम 152 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो महिला एसटी कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है कम से कम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिलाओं पर चेस्ट का क्राइटेरिया लागू नहीं होता है, बट महिलाओं का मिनिमम वेट 40 किलोग्राम होना चाहिए। अगर आपका वेट 40 किलोग्राम से 1-2 किलोग्राम कम भी है ना, तो आप लोग फॉर्म फिल कर देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा खाते पीते रहना तो 2-3 महीने में वेट बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेट वाला क्राइटेरिया इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बट इतना नहीं कि भाई आपका वेट बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, 40 के आसपास है, चल जाएगा, ठीक है। बात है शारीरिक दक्षता परीक्षण की, पीईटी में क्या रहेगा। तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनसे जो दौड़ लगवाई जाएगी वो 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगवाई जाएगी, और 28 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा। नॉर्मल है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये 1 महीने प्रैक्टिस कर लोगे आराम से निकल जाएगी रेस, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। 2.4 किलोमीटर की रेस जो है वो महिलाओं से लगवाई जाएगी, और उनको भी 16 मिनट का समय दिया जाएगा। महिलाएं भी यहाँ पे लगा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेस बड़ा आसान चीज है, 1 महीने प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम लोग बात कर लेते हैं एज का क्राइटेरिया, ठीक है ना। एज का जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो आप लोगों का क्या रहने वाला है कि भैया जो मेल कैंडिडेट है, ठीक है ना, और मेल कैंडिडेट जो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए 18 से 30 वर्ष का एज का क्राइटेरिया रहने वाला है, और जो कैंडिडेट ओबीसी एससी और एसटी कैंडिडेट है मेल, उनके लिए 18 से 35 वर्ष का रहने वाला है जो एज का क्राइटेरिया है, ठीक है ना। सेम महिलाओं के लिए रहने वाला है, जो मेल कैंडिडेट जनरल और फीमेल कैंडिडेट जनरल और ईडब्ल्यूएस से, उनको 18 से 30 वर्ष का होना चाहिए, और जो ओबीसी एससी और एसटी कैंडिडेट है फीमेल, उनका जो एज है वो 18 से 35 वर्ष का है, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं कि जो हमने बात करी थी कि कुछ इंपोर्टेंट डेट यहाँ पे हैं कि भैया कब फॉर्म स्टार्ट होंगे। आप लोगों के फॉर्म 18 नवंबर को स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। आप लोग 17 दिसंबर तक इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लगभग आप लोगों को 1 महीने का समय मिला है, 3-4 दिन आप लोगों के निकल चुके हैं, तो लगभग अभी भी आप लोगों के पास में 20-25 दिन बचे हुए, ठीक है ना। स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करता हूं तो देखो स्टैटिक जीके आप लोगों का थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। भाई जीके पूरा पोर्शन आप लोगों का आ रहा है, और जीके में 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। देखिए मैं सबसे मेन बात आप लोगों को बताता हूं कि स्टेट का एग्जाम है, और एग्जाम भी एक तरीके से चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है, केवल जीके जीके आप लोगों से पूछी जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों से यूपी जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये 3 पोर्शन ऐसे रहेंगे जहां से 60 to 70 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। पॉलिटी से भी अधिक क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आपका पुलिस का काम रहने वाला है, पुलिस वालों के साथ आप लोगों को रहना है, ठीक है ना। तो आपको पॉलिटी की भी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज वहां पे होनी चाहिए। ज्योग्राफी के भी आप लोगों को 5-7 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। इकोनॉमी पढ़ो पढ़ो मत पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, मिला तो। साइंस भी सिलेबस में दे रखी है, साइंस के भी 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, बट उसको भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल बेसिक वाले, कि आपसे किसी कोई यूनिट पूछ ली कि बताइए चाल का मात्रक क्या है, उस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा। मेन जो फोकस रखना है आप लोगों को, एक तो स्टैटिक जीके पे रखना है, एक फोकस रखना है आप लोगों को यूपी जीके पे रखना है, एक आप लोगों को रखना है करंट अफेयर पे, एक रखना है आप लोगों को पॉलिटी पे। आप लोगों को टाइम हो और आप लोग ज्यादा पढ़ सकते हो तो आप लोग ज्योग्राफी को भी कवर कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना पढ़ लोगे आराम से आप लोगों का 80-85 नंबर का स्कोर हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टैटिक जीके की स्पेशली हम लोग बात करते हैं, तो स्टैटिक जीके किस तरीके से रहने वाला है कि भाई भारत के लोक नृत्य से क्वेश्चन आ सकता है, भारत के लोक नृत्य से क्वेश्चन आएगा, उसको यूपी में कन्वर्ट कर देगा कि बताइए यूपी का लोक नृत्य क्या है, या पूर्वी यूपी का लोक नृत्य क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वो आपका स्टैटिक जीके में भी आ गया और यूपी जीके में भी आ गया। सेकंड, भारत के त्योहार उत्सव एवं मेले, भारत में कौन कौन से फेमस उत्सव रहते हैं, कौन कौन से मेले रहते हैं, कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। तीसरा रहेगा वादक एवं वाद्य यंत्र, ठीक है ना, कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके जो बजाने वाले लोग हैं वो कौन कौन है, कौन किसी हर एक फील्ड में कोई ना कोई फेमस होता है अपने आप में, कि कौन बांसुरी वादक है, कौन वायलिन वादक है, तो वहां से क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य और कलाकार, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रमुख घराने क्वेश्चन बन सकता है, जनजातियां, ठीक है ना। जैसे जो आप लोग देखेंगे कि हर एक स्टेट के किसी न किसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ जनजातियां होती हैं। जैसे आप लोग देखें, जैसे कि यूपी के अंदर जो बलिया वाला रीजन पड़ जाता है, बक्सर वाला बिहार का रीजन पड़ जाता है, वहां पे एक जनजाति मिलती है थार जनजाति, ठीक है ना, थार जनजाति मिलती है। तो उस तरीके से कि किस एरिया में कैसी जनजाति, कौन कौन सी जनजाति मिलती है, तो ये उस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। भारत के प्रमुख मंदिर से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, और बीजेपी की सरकार है तो राम मंदिर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन तो पक्का मान के चलिएगा आप लोग। थोड़ा सा पॉलिटिकल देखो इस वैकेंसी में, मैं नहीं कह रहा कि रिश्वत चलेगी ये चलेगी, बट मैं बोलूं कि अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा ना, अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का राजस्थान जी के टाइप का, उस तरीके का, मतलब कि मराठाओं से संबंधित, मेवाड़ से संबंधित, मुगल से संबंधित नहीं पूछा जाएगा। इतना तो इन्फ्लुएंस वैकेंसी का रहेगा, वैकेंसी के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट का, ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं रियलिटी बता रहा हूं। वरना पिछले 2-3 साल के आप एग्जाम उठा के देख लो, यूपी गवर्नमेंट ने जितने भी करवाए, जीके के क्वेश्चन थोड़े से अपनी उनकी विचारधारा से मिलते जुलते पूछे गए हैं, ठीक है ना। प्रमुख दिवस से क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि भाई शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। प्रमुख व्यक्ति एवं उनके पुस्तक, ठीक है ना, बहुत सारी पुस्तक होती हैं, हर साल निकलती हैं, उनसे रिलेटेड जो भी बुक है, उनके लेखक कौन से, वहां से आ जाएगा। प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी आत्मकथाएं, ये टॉपिक आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। देश राजधानी और मुद्राएं, देश राजधानी मुद्राओं में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, 209 208 आप लोगों को याद नहीं करनी है। आप साउथ ईस्ट एशिया की याद कर लेना, मतलब भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनकी याद कर लेना। कुछ 10-20 देश ऐसे होते हैं जो हमेशा हाईलाइट में रहते हैं, जैसे इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इस तरीके के 10-20 देशों की जो करेंसी क्या है और उन देशों की राजधानी क्या है, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। और उन देशों की फेमस पर्सनैलिटी कौन सी है, वो आप लोगों को याद कर लेनी है। और उन देशों की संसद को क्या बोला जाता है, ये आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है ना। देश और संसद से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया। भारत और भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाएं, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा कि भैया भारत की सीमाएं किन किन देशों से मिलती है, ठीक है ना, कितनी मिलती है, किससे सबसे ज्यादा सीमा मिलती है, किससे सबसे कम सीमा मिलती है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। भारत के राज्य मुख्यमंत्री और राज्यपाल, यहां से क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा कि, और ज्यादा फोकस आप लोग साउथ में और आप लोग नॉर्थ ईस्ट में करिएगा, क्योंकि जो आप लोगों का अभी हिंदी पट्टी राज्य है वहां का तो नॉर्मली आप लोगों को याद रह ही जाता है, बट नॉर्थ ईस्ट को लेके कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और साउथ के स्टेट को लेके कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों को भारत के जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उनकी राजधानी भी याद कर लो, उनके हाई कोर्ट कहाँ पे ये भी याद कर लो, क्योंकि हर स्टेट में ऐसा नहीं है कि उसका हाई कोर्ट उसकी राजधानी में ही हो, और ऐसा भी नहीं है कि हर राज्य के पास में अपना हाई कोर्ट हो। एक से अधिक राज्य भी भैया अपना एक हाई कोर्ट से काम चला सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं उत्तराखंड का, तो राजधानी उसकी देहरादून हो जाती है, बस उसका जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल के अंदर है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, एक बार में आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है ना। यूनेस्को द्वारा भारत के स्थल, ठीक है ना, कौन कौन से भारत के अंदर ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को द्वारा संरक्षित किए जा रहे हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य, ठीक है। रामसर साइड हो गई। भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र आप लोगों को याद होने चाहिए। भारत तथा विश्व के पर्यटन स्थल याद होने चाहिए, ठीक है ना। किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, यहां से भी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है ना। अब एग्जाम कब होगा, उस एग्जाम के पिछले 2-3 महीने में जितने भी गेम हो और आगे आने वाले जितने भी गेम हो, बस उनको याद कर लेना, ठीक है ना। चाहे आपके एग्जाम के दौरान आईपीएल भी चल रहा है ना, तो आईपीएल बेशक आपको क्रिकेट की मतलब समझना हो, क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट ना हो, बट वहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि आईपीएल सीजन 17 की विजेता कौन थी, ऐसी कौन सी टीम थी जो आईपीएल 17 पहली बार जीती थी, उस तरीके से मतलब क्वेश्चन बन जाता है कई बार। आगे आप लोग देखें तो भारत के प्रमुख हवाई अड्डे एवं बंदरगाह एवं रेलवे स्टेशन, भारत के प्रमुख दर्रे, पर्वत, पठार, नदी, नहरें और ज्वालामुखी, झील, झरने, यहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों का भारत के प्रथम व्यक्ति और महिलाओं से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताइए उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राज्यपाल कौन थी, पता होगा आप लोगों को, सरोजनी नायडू, ठीक है ना। भारत में आने वाले विदेशी यात्री, भारत के उच्च न्यायालय, ठीक है ना, मैंने अभी बताया हाई कोर्ट के लिए भी बताया था। जनगणना से संबंधित आंकड़े देख लेना, आ सकता है, वरना जनगणना 2011 में हुई थी, अब उतना चीजें नहीं है, ठीक है। यूपी से संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। बजट से भी क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ पे बजट जो है यूपी का इतना इंपोर्टेंट नहीं बनेगा, सेंट्रल का बजट ही इंपोर्टेंट बनेगा, ठीक है। संविधान के, और इसमें भी वो चीज देखना जो मेन मेन चेंज किए गए हो, क्योंकि आपका एग्जाम एसआई वगैरह का नहीं है कि आपको डीप जाके पूछे, आपका होमगार्ड की वैकेंसी का एग्जाम है, 10वीं पास का एग्जाम है, तो बड़ा बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे
पूछे जाने वाले, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोगों का संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, संविधान संशोधन अनुसूची, ये तो आपको पॉलिटी के अंदर पढ़ाई ही जाएंगी, ठीक है। और प्रमुख संगठन हो गए आप लोगों के, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गए, पुरस्कार वगैरह जो मिलते रहते हैं वहां से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गए, व्यास सम्मान हो गया, नोबेल प्राइज से भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि हर बार नोबेल प्राइज दिए जाते हैं कि भैया किस क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज मिला है, इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोगों का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, एक दो याद कर लेना, ज्यादा डिटेल में जाने की आप लोगों को याद नहीं है। जिस मतलब 25 में आपका एग्जाम तो देखो नहीं हो रहा क्योंकि दिसंबर चल रहा है, 26 में एग्जाम होगा तो 25 के याद कर लेना, 26 के दो याद कर लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। भारत रत्न हो गए, पद्म भूषण हो गए, पद्म विभूषण हो गए, पद्मश्री हो गए, ये पुरस्कार हो गए, ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। अब ये याद करेंगे कैसे? अब इनको याद करवाएंगे एग्जाम विधि की पूरी टीम। वो कैसे याद करवाएगी? इसके लिए आपको यूपी होमगार्ड का रक्षक बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। इस बैच में किस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड होंगी आप लोगों को? यहाँ आप लोगों को लाइव और रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेंगी ही मिलेंगी। आपको लाइव क्लास की पीडीएफ के साथ में हर क्लास के साथ डीपीपी प्रोवाइड की जाएगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर। इसके अंदर क्या होगा कि होम गार्ड में आने वाले संभावित क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, और प्रैक्टिस करते समय किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो आप लोगों को डाउट क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। रिवीजन क्लास मंथली और वीकली तौर पर आप लोगों को प्रोवाइड करवाई ही जाएंगी। देखो आप कितनी भी तैयारी कर लो, जब तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाते तब तक एग्जाम में सिलेक्शन होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो क्यूज के फॉर्मेट में रहेगी, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज। क्लियर है भाई? आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वन लाइनर नोट्स भी, ऑब्जेक्टिव नोट्स भी और थ्योरेटिकल नोट्स भी। और जो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से आज ही यूपी होमगार्ड के रक्षक बैच को 99 रुपीज में एग्जाम विधि पर ज्वाइन करेंगे, उनको हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स और हर एक सब्जेक्ट की ई बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो जल्दी से जाइए, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए और यूपी होमगार्ड का रक्षक बैच ज्वाइन करिए केवल और केवल 99 रुपीज में। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यूपी होमगार्ड के एग्जाम से संबंधित जितनी भी इंपोर्टेंट वीडियो हैं आने वाली, उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। मैं मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।